हाँ जी, ऑनलाइन बच्चे वैदेही बेटा, ऐसा है, टुडे देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू इन द इंस्टीट्यूट, तो उसके बेसिस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड वे में क्लास आज लग पा रही है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ज्यादा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना आए, बट आप प्लीज समझिए कि क्लास में एंड एट एनी मोमेंट में चाहती हूँ बिफोर वी एंड दी क्लास एटलीस्ट हम कुछ तो आगे का सीख कर जाएं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट सम टाइम लॉस ऑलरेडी। आगे एग्जाम्स वगैरह की वजह से भी कोई छुट्टी वुट्टी ना पड़ जाए। सो लेट्स क्विकली कंटिन्यू विद इट। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था फाइनेंशियल लीवरेज का, राइट? अब फाइनेंशियल लीवरेज में ठीक है हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं तो उस टॉपिक में, बट एक एनालिसिस भी हमारे पास पेंडिंग था विच वाज ऑन पेज नंबर 4.60। पेज नंबर 4.6। अब ये एनालिसिस इज जस्ट सिमिलर टू द एनालिसिस जो कि आपने ऑपरेटिंग लीवरेज में भी डिस्कस किया हुआ था। ऐसे ही अब देखो, यहाँ पर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की बात है, मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड की। तो अगर हमारे पास इंटरेस्ट भी नहीं है और प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं है तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर इन दैट केस आएगा एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? दैट फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। फाइनेंशियल लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, या जैसे हम बोलेंगे अनलीवर्ड फर्म है जी, राइट? लोअर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब लोअर फाइनेंशियल लीवरेज। हायर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट विल इम्प्लाई अ हायर फाइनेंशियल लीवरेज, हायर रिस्क रहेगा। ठीक है जी, इंटरेस्ट का ना। आपके पास इसके नीचे तो कोई स्पेस नहीं है। इन जनरल बात को समझिएगा, हम ना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं एक चीज, समथिंग विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एक ब्रेक इवन पॉइंट तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, राइट? उसको हम बोलते हैं, उसका पूरा नाम है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। उसकी आप डेफिनेशन भी हमेशा ये बताते हो, दैट एक्टिविटी लेवल या दैट आउटपुट लेवल एट विच देर इज नो प्रॉफिट या नो लॉस। अब एफएम के टर्म्स में हम प्रॉफिट नाम नहीं लेते हैं, क्या नाम लेते हैं? ईबीआईटी। तो दैट आउटपुट लेवल एट विच ईबीआईटी विल बी जीरो, दैट विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, हम इसमें बोलते हैं दैट ईबीआईटी लेवल जिस पर ईपीएस जीरो होगा। मतलब ईबीआईटी तो कुछ आ रहा है हमारे पास, बट दैट ईबीआईटी इज जस्ट एनफ टू कवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, इट इज जस्ट एनफ टू कवर प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन, ताकि इक्विटी वालों के लिए ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में कुछ बचे। उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है जी, हम आगे के चैप्टर में इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, बट वैसे मैं अगर आपको बताऊं, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ये फॉर्मूला डिराइव भी कैसे हुआ? मान लीजिए एक कंपनी के पास इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, मान लीजिए 30,000। उसके पास वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड ऑब्लिगेशन है 18,000। टैक्स रेट बीइंग 40%। मुझे बताना ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? इंटरेस्ट तो 30,000 ही है जी, और ये वाला पोर्शन भी 30,000 हो गया, तो हमारे पास 60,000 आ गया। ये 60,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक ईबीआईटी लेवल को रिप्रेजेंट करता है जी। कि ईबीआईटी अगर 60,000 है तो उससे बेयरली बस इंटरेस्ट ही निकल पाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड ही निकल पाएगा, अल्टीमेटली ईपीएस के नाम का ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ बचेगा। तो इस 60,000 को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में लिखेंगे जरूर, बट इन जनरल आप सोचिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की ऑब्लिगेशन ज्यादा है, तो इसका अभी हमने मतलब क्या पढ़ा था कि लीवरेज भी ज्यादा होगी, बट इसका एक ये भी मतलब निकल कर आया कि ब्रेक इवन पॉइंट भी ऊपर होगा, लेट आएगा थोड़ा सा, राइट? तो इस चीज को हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे टेबल में। हायर फाइनेंशियल लीवरेज वुड इम्प्लाई अ हायर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, and a lower financial leverage would imply a lower financial
ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक हो गया जी। नाउ इफ फाइनेंशियल लीवरेज इज मोर देन वन, इसका क्या मतलब रहेगा आपके पास कि वी आर ऑपरेटिंग above financial break-even point, and in such case there will be some positive EPS. And if financial leverage is less than one, तो उस केस में क्या होगा, that we are operating below financial break-even point, and in such case we will experience negative EPS. ये आपको अभी केसेस बता देंगे। देखिए, इफ ईबीआईटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, दैट आप ऐसे लगा लीजिए कि लेटर से कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ठीक है, ईबीआईटी हमारे पास 10,000 है, इंटरेस्ट भी 10,000 है, ईबीटी क्या बन गया, जीरो। अगर मैं फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला लगाऊं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो बेसिकली तब क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज अनडिफाइंड आ जाएगी। तो फाइनेंशियल लीवरेज इज अनडिफाइंड, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट वी आर ऑपरेटिंग एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एग्जैक्टली एट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब यहां पर जीरो ईपीएस है, ईपीएस इज इक्वल टू जीरो, एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज अनडिफाइंड, कैलकुलेट हो ही नहीं सकती है। आई थिंक मैंने आपको कल की क्लास में ऑपरेटिंग लीवरेज के ऐसे 3 केसेस बताए थे। जब आपको बताया था कि वहां पर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट के हम ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, सिमिलर बात यहाँ पर भी है। एक बार जरा देखना फटाफट, लेटर से ईबीआईटी 20,000 है और इंटरेस्ट हमारे पास 10,000 है, एंड लेट अस अज्यूम दैट देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, हमारे पास ईबीटी आ गया 10,000, और हम अपनी कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज कितनी आ जाएगी हमारे पास, फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करके 2 टाइम्स। और हमारे पास इस केस में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं, तो खाली क्या बचा, इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है 10,000। तो कैन वी से, और ये ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एक ईबीआईटी को रिप्रेजेंट करता है कि ईबीआईटी अगर 10,000 है तो कंपनी ब्रेक इवन पर होगी, बट क्या एक्चुअल ईबीआईटी 10,000 है, नहीं, वो तो 20,000 है। मतलब वी आर ऑपरेटिंग अबव फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इस केस में इक्विटी वालों के लिए कुछ बचेगा ही बचेगा पॉजिटिव सेंस में। बट इफ ईबीआईटी इज नॉट सफिशिएंट टू कवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, अब बताओ, ईबीटी नेगेटिव में आ रहा है, तो इस केस में फाइनेंशियल लीवरेज -4 आएगी। अच्छा, इधर भी हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, जितना इंटरेस्ट है। हम बोल रहे हैं कि ईपीएस वालों के लिए ब्रेक इवन तब अचीव होगा जब एटलीस्ट ईबीआईटी 10,000 होगा। बट क्या ईबीआईटी अभी 10,000 है, नहीं, 8,000 है। दैट मीन्स वी आर ऑपरेटिंग बिलो फाइनेंशियल ब्रेक इवन, एंड व्हेन ईबीआईटी इज एग्जैक्टली 10,000, ईबीटी जीरो हो गया, फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पर अनडिफाइंड होगी, और ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 है और हम 10,000 पर ही ऑपरेट कर रहे हैं। इन सच केस इक्विटी वालों के लिए ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ बचता है। बच्चे यहाँ पर भी सिमिलर बात है कि फाइनेंशियल लीवरेज को अगर लेस देन 1 जाना है, मतलब वो लेस देन जीरो जाएगी, इट विल नेवर बी बिटवीन द रेंज 0 to 0.9। इस रिमार्क को भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर इस टेबल के नीचे, यहाँ पर ये वाली लाइन लिख लीजिए, मैं डिक्टेट करवा देती हूँ। That financial leverage can never be between 0 to 1. Financial leverage can never be between 0 to 1. It can be less than equal to 0 or more than equal to 1. Less than equal to 0 or more than equal to 1. चलिए,
जी। अब लास्ट में हाई फाइनेंशियल लीवरेज वुड इम्प्लाई अ हाई बीटा। पहले तो रिकॉल करते हैं, बीटा का मतलब क्या था? बीटा मतलब शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन को बताता था। जिस कंपनी का शेयर प्राइस का बीटा ज्यादा है, मतलब उसका शेयर प्राइस वाइडली फ्लक्चुएट करता है। अब आप सोचिए, जिस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट बर्डन अपने ऊपर लिया हुआ है, हल्का सा मार्केट में चेंज आया, ईबीआईटी बिल्कुल हल्का सा ही गिर गया, तो अल्टीमेटली रिस्क किसके नाम का है? इक्विटी के नाम का है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे में बहुत जल्दी क्विट करेंगे, और वो शेयर कंपनी का शेयर प्राइस जो है बहुत जल्दी नीचे गिरेगा, मतलब उस कंपनी का बीटा भी ज्यादा रहेगा। ठीक है जी। तो हाई फाइनेंशियल लीवरेज वुड इम्प्लाई अ हाई बीटा। दैट मीन्स ईपीएस may get wiped off EPS may get wiped off with just a small decline, with just a small decline in EBIT, with just a small decline in EBIT। ठीक है जी। चलो, अब हम क्वेश्चन का टेकअप करेंगे जिसमें हमसे ऑपरेटिंग लीवरेज भी पूछेंगे और फाइनेंशियल भी पूछेंगे। बट मुझे बताओ, फाइनेंशियल लीवरेज किसका इम्पैक्ट किस पर बता रही है और ऑपरेटिंग लीवरेज किसका इम्पैक्ट किस पर बता रही है? कौन बच्चा बताएगा ये? ऑपरेटिंग लीवरेज बताती थी मरगा। मैं परसेंटेज चेंज फार्मूला की बात करूँ तो उसका परसेंटेज चेंज क्या था? परसेंटेज चेंज ऑफ ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लीवरेज क्या बता रही है? ईपीएस का ईबीआईटी टू। ईबीआई मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है ना, ये चीज क्लियर है? ओके ओके, परफेक्ट। अब अच्छा, हमारा ना टॉपिक पेंडिंग रहेगा जिसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और इसकी बारी जो है अगला चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आएगी। इफ यू आर मेंटेनिंग फ्रेश रजिस्टर्स फॉर इट, आप उसके बैक में लिख सकते हैं कि पेंडिंग टॉपिक है। वैसे मुझे तो याद रहेगा ही रहेगा, आपको भी याद होना चाहिए दैट हम एक ये टॉपिक पेंडिंग छोड़ रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नाम का। चैप्टर का नाम लीवरेजेस, और ये पेंडिंग रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। Equity share capital of 10 each, 8% preference share capital of 10 each, 10% debentures of 100 each. Additional information में आपके पास profit after tax, operating expenses including depreciation 90,000 being 1.5 times of EBIT, इक्विटी शेयर डिविडेंड पे कर दिया 15% एंड मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 20। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। हमें पता है कि जब तक हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तब तक हम इस चीज का आंसर नहीं दे पाएंगे। आइए पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। आप एक ब्लैंक फॉर्मेट अपने पास तैयार कीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्टिंग विद सेल्स, इनकम स्टेटमेंट का एक ब्लैंक फॉर्मेट तैयार कीजिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास आया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास आया ईबीटी। फिर टैक्स माइनस किया, हमारे पास आया ईएटी। जितना मैं देख पा रही हूँ इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो माइनस करवाएंगे हम प्रेफरेंस डिविडेंड। हमारे पास आएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी। अच्छा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी तक पहुंच जाएंगे, और बाद में हमें ना कहीं पर ईपीएस भी चाहिए होगा, तो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कीजिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी को। नहीं, चलिए
अब आप देखिए, आप क्वेश्चन की हेल्प से क्या क्या काम ऑलरेडी कर सकते हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल फिगर ऑलरेडी पुट कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से देखूं, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है जी 8 लाख की, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10। मतलब दैट मीन्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल बी 80,000। ये हमने फिट कर लिया अपनी इनकम स्टेटमेंट जहां पर इसकी जगह है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6,25,000, 8% उसका डिविडेंड है, तो 6,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 8%, कितना हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड? 50,000। ठीक है। उसके बाद 10% डिबेंचर 4 लाख, इंटरेस्ट आ जाएगा 4 लाख के ऊपर 10%, कितना आ गया ये 40,000। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन हमें बता रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,82,000 और टैक्स रेट बीइंग 30%। चलो 182 डिवाइडेड बाई 13, 70। देखिए, अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाएगी आई थिंक 1,32,000, और ईपीएस आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखना जरा ईपीएस कितना आ रहा है। 1.65। 1.65। चलिए, अब अगर ईएटी 1,82,000 है और टैक्स 30% है, मतलब ईएटी 70% को डिनोट करता है, दैट मीन्स ईबीटी विल बी 1,82,000 डिवाइडेड बाई 70%। 2,60,000, टैक्स हो गया 78,000। ठीक है जी। हमारे पास ईबीआईटी कितना आ रहा है अब? बिल्कुल 2,60,000 प्लस 40,000, ये वर्किंग लिखकर हमने लिख दिया, ईबीआईटी आ रहा है 3 लाख। राइट, यहां तक हम पहुंच गए हैं ईबीआईटी तक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन है आज देखते हैं। रितु एंड वैदेही विद मी सो फार। अभिनव आप भी कंफर्म कीजिए, हो रहा है यहां तक सॉल्व? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट। अब देखिए, आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 90,000 बीइंग 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी। एक बार एक वर्किंग नोट में जाओ और मुझे बताओ अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आ रहा है। 4 जी। वो कह रहे थे 1.5 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी, यानी कि ईबीआईटी 3 लाख है तो ये खर्चा आ रहा है 4,50,000। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस होते हैं सेल्स में से। कहने का मतलब चाहे वेरिएबल कॉस्ट है चाहे फिक्स्ड कॉस्ट है, डे टू डे बेसिस का खर्चा। तो इसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों कंटेंट है। अब एक इन्होंने बात बोली कि इसमें 90,000 की डेप्रिसिएशन भी कंटेंट है। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है, वेरिएबल या फिक्स्ड? फिक्स्ड। तो वी विल हैव टू अज्यूम दैट डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब डेप्रिसिएशन के अलावा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बचता है वो बाकी का वेरिएबल बन जाएगा। तो उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी देखना जरा। बिल्कुल, अज्यूमिंग डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 360। आप अपनी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली लीवरेजेस का आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। मैम यहाँ पे ये है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे तो 90,000। 90,000 लिखोगे, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में जाकर आप 90,000 लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट 360। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितनी आ रही है 390, और सेल वैल्यू 750। चलो, आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है एंड अकॉर्डिंगली आप
ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करके बताएंगे। इन दोनों का आंसर कुछ नहीं। आगे के रिक्वायरमेंट्स में काम में आएगा। फिलहाल इनकम स्टेटमेंट के लिए इक्विटी शेयर डिविडेंड नहीं चाहिए, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर नहीं चाहिए। 1.3। फाइनेंशियल लीवरेज कितनी आ रही है? 1.15। वन। चेक कर लेते हैं। ईबीटी कितना था आपके पास? ईच। 260। 260। और प्रेफरेंस डिविडेंड 50,000 है, और टैक्स रेट कितना है? 30। इस चीज को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, रेफरेंस स्टेटमेंट। 7128 माइनस, फिर प्लस का साइन लगाया, 260। मेरे डिनोमिनेटर में आ रहा है 188,571 डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 3 लाख। अच्छा, मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5909। किसी के पास ये आंसर नहीं आ रहा तो बताएं, शालिनी दोबारा से देखो कैलकुलेशन। 1.590। रेफरेंस स्टेटमेंट। बस वो ना फॉर्मूला जो हमें लिखना है ना, वो पूरा वाला लिखना है। 1.60। 1.6 एक ही बात है, हाँ जी। ठीक है, सभी के पास आ गया ये। ऑल राइट। चलिए, सेकंड रिक्वायरमेंट मुझे डिस्कस करवानी है। सेकंड रिक्वायरमेंट इज आस्किंग यू फॉर कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर ऑफ डिविडेंड। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। मुझे बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड आप कहाँ से निकाल कर देते हो शेयर होल्डर को? उसके लिए अवेलेबल क्या है? रिटर्न कौन सी? ईबीटी, ईएटी। ईएटी। तो इस कवर का फॉर्मूला ही बन जाएगा ईएटी। प्रेफरेंस डिविडेंड को कितना टाइम्स कवर कर रहा है, मतलब ईएटी डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको हम बोलेंगे कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। कवर फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड के पास ईएटी कितना था? 1,82,000। और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था? 50,000। तो आपके पास जो ये आंसर आ रहा है, वो आंसर आ रहा है 3.64 टाइम्स। इसका ये मतलब है कि पैट इज क्वाइट सफिशिएंट एनफ टू कवर प्रेफरेंस डिविडेंड 3.64 टाइम्स। 3.64 गुना है हमारे पास अवेलेबल पैट। ठीक हो गया जी। सिमिलरली, कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड का फॉर्मूला आप लोग सोच के बताओ। सिमिलर लॉजिक। कवर फॉर इक्विटी डिविडेंड। ईए डिवाइडेड शेयर डिविडेंड। डिनोमिनेटर में तो इक्विटी डिविडेंड आ रहा है, बट इक्विटी डिविडेंड आप देते कहां से हो? ईए में से ईए मतलब इक्विटी अवेलेबल है जो उनके लिए। अर्निंग्स फॉर इक्विटी। हाँ जी, हाँ जी। अर्निंग्स फॉर इक्विटी। अर्निंग्स फॉर इक्विटी, हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी है बच्चे 1,32,000। और इक्विटी डिविडेंड के बारे में इन्होंने बोला वो 15% पे हुआ है। अगर मैं एक लाइन छोड़कर इक्विटी डिविडेंड की अमाउंट आपको बताऊं, 15% किसका? फेस वैल्यू का। 8 लाख का 15% कितना हो गया? 1,20,000। तो हमारे पास कवर का आंसर निकल कर आ रहा है 1.1 टाइम्स। 1.1 टाइम्स। ठीक हो गया जी। परफेक्ट। चलिए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। अर्निंग यील्ड एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। बच्चे ऐसा है, वैसे ना ये कवर वाला जो फॉर्मूला है या ये रेशियोज है, हमारे पास प्रॉपर एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस। जस्ट लाइक आपके पास आई थिंक क्लास 12th में होता था, और जो 11th में, और जो फाउंडेशन रूट से बचा रहे वो फाउंडेशन में भी शायद रेशियोज देखते हैं कि नहीं?
फाउंडेशन में नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि वहां पर हम सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं, बट बीच बीच में एफएम के बाकी चैप्टर्स में भी ये फॉर्मूला आ जाते हैं, तो मैं आपको साथ के साथ अभी बता रही हूँ। बट आपको याद करने का फिलहाल बर्डन नहीं लेना, जब हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर करेंगे तब याद करने का बर्डन लेना है। अभी क्या है, अर्निंग यील्ड रेशो। यील्ड वर्ड हमेशा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इन्वेस्टर कहता है मैं कितने रेट ऑफ रिटर्न कमा रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में। वो इन्वेस्ट कर रहा है आज की डेट में जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, राइट, और उसके बदले वो कमा लेगा ईपीएस। हम ये नहीं बोलेंगे उसको तो इक्विटी डिविडेंड मिल रहा है। जो हमारे पास ईपीएस का हिस्सा डिविडेंड फॉर्म में नहीं गया, कंपनी ने रिटेन कर लिया, आखिर है तो वो इक्विटी का ही पैसा ना। इट इज जस्ट दैट उसके हाथ में अभी नहीं कैश फॉर्म में आया। तो हम बोलते हैं कि टोटल वो रिटर्न कमाते हैं, उसको हम बोलते हैं ईपीएस, और डिवाइडेड बाय उसने कितना पैसा लगाना है, एनपीएस। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ अर्निंग यील्ड रेशो। यील्ड मतलब रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, अर्निंग यील्ड रेशो, ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। हाँ जी, आपके पास एमपीएस गिवन है बच्चे 20, ईपीएस आपके पास कितना आया हुआ था 1.65। 1.65 आपके पास ये परसेंटेज में आ रहा है 8.25%। 1.65, 1.65 डिवाइडेड बाई 20, ठीक हो गया जी। अब इसका क्या मतलब है कि अगर किसी के पास एक शेयर है, उस एक शेयर की आज की डेट में वैल्यूएशन कितनी है 20, उस वैल्यूएशन 20 पर वो एक शेयर कितना रिटर्न कमा रहा है 1.65, मतलब 8.25% के हिसाब से रिटर्न कमाया जा रहा है। क्लियर हो गया जी। अब इसी रिक्वायरमेंट में आपसे एक चीज पूछी है, प्राइस अर्निंग्स रेशो। बच्चे इसका फॉर्मूला इसके नाम से निकल कर आता है, प्राइस मतलब एमपीएस और अर्निंग्स मतलब ईपीएस, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो एक तरीके से पीई रेशो इसे हम प्यार से बोलते हैं। पीई रेशो इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ अर्निंग्स यील्ड रेशो। ध्यान से देखो, अर्निंग्स यील्ड में आपने क्या किया था, फ्रैक्शन क्या था, ईपीएस अपॉन एमपीएस। यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। एमपीएस आपके पास कितना है 20, ईपीएस 1.65, ये टाइम्स में आता है बच्चे, टाइम्स में 12.12 टाइम्स आई थिंक, यस। 12.12 टाइम्स। अगर आप में से कोई कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, जब हम बोलते हैं कि एक शेयर में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, हम काफी फंडामेंटल्स की तरफ देखते हैं, बट वन ऑफ द फंडामेंटल्स इज ऑल्सो पीई रेशो। हम बोलते हैं पीई रेशो देखकर हम ये बता सकते हैं कि जेन्युइनली ये शेयर सही में वैल्यूड है, या ये फिलहाल ओवर वैल्यूड चल रहा है, अंडर वैल्यूड चल रहा है। क्यों पता करना होता है कि एक शेयर है कि उसकी एक्चुअली जो वैल्यू होनी चाहिए वो है कि नहीं है। ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन से हमें क्या मतलब है, क्योंकि कल को मार्केट करेक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर आज की डेट में अंडर वैल्यू चल रहा है, मेरे को सस्ते भाव में मिल रहा है, मैं उसे खरीद लूंगी। मुझे पता है कल को जब मार्केट करेक्शन होगी ये शेयर ऊपर जाएगा, मेरा ही फायदा है। या एक शेयर है वो एक तरीके से ओवर वैल्यूड चल रहा है, उसका बेसिक फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है, फिलहाल वो ओवर वैल्यूड चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आज मैंने इसमें पैसा लगा दिया, कल को जब मार्केट करेक्शन होगी ये शेयर प्राइस नीचे आएगा, अपने ट्रू फॉर्म में आएगा, तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो ये अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन पता करने के लिए पीई रेशो की तरफ जरूर देखा जाता है। कई बार ये पीई रेशो कहीं हमको बता तो नहीं रही है कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक हो गया जी, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेट फंड फ्लो। वैसे फंड फ्लो इज अ कॉन्सेप्ट सिमिलर टू कैश फ्लो। बेसिकली हमें यह बताना है कि कैश बैलेंस एक तरीके से कितना रह जाएगा कंपनी के पास, कैश बैलेंस। आपके पास जितनी भी गिवन इंफॉर्मेशन है, जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, मुझे स्टार्टिंग से बताओ ये कैश आइटम है या नॉन कैश आइटम है। सेल्स कैश, वेरिएबल कॉस्ट कैश, उसके बाद फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपने डेप्रिसिएशन लिखा था नॉन कैश, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, दिस इज नॉन कैश आइटम। इसके बाद इंटरेस्ट कैश, टैक्स कैश, प्रेफरेंस डिविडेंड गया कैश। तो अगर मैं बात करूं अर्निंग्स फॉर इक्विटी जो है 1,32,000, क्या ये सारा कैश बेसिस पर गया हुआ है, नहीं, इसमें से एक नॉन कैश आइटम थी, लेट्स ऐड इट बैक, लेट्स ऐड इट बैक। फोर्थ रिक्वायरमेंट में अभी रुक जाते हैं एक और भी चीजों की। पहले तो आपने बोला अर्निंग्स फॉर इक्विटी 1,32,000, इसमें एक नॉन कैश आइटम थी डेप्रिसिएशन की, वी हैव एडेड इट बैक। बट एक और चीज भी है, वो क्या, जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ पाई है बट कैश आइटम जरूर हुई है। सोचो एक बार क्वेश्चन को छानो,
ऐसी कोई चीज जो कि इनकम स्टेटमेंट में हमने फिट नहीं की है, बट वी आर डेफिनेटली आइडेंटिफाइंग इट एज अ कैश फ्लो। इक्विटी शेयर डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड गए हैं, वो अर्निंग्स फॉर इक्विटी में तो नहीं माइनस किया था ना हमने, अब करेंगे इक्विटी डिविडेंड पेड। कितना पे किया था हमने? 1,20,000, वो माइनस करवा दो। अब बताओ आपके पास नेट फंड फ्लो या कैश बैलेंस कितना रह गया? 1,02,000। इसे हम बोलेंगे नेट फंड फ्लो। चलिए, ठीक हो गया जी। ऑल राइट, अब हम टेकअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। हाँ जी। Capital structure of PS Limited for the year ended 31st March 2020 consisted as follows. Equity share capital face value 100 each, 10 lakh की है, 10% debentures and 10 lakh के. During the year, sales decreased to 1 lakh units as compared to 1,20,000 units in the previous year. However, the selling price stood at 12 per unit and the variable cost at 8 per unit for both the years. Fixed expenses आपको 2 लाख के बताई जा रहे हैं. Income tax rate 30%. You're required to calculate the following. Degree of financial leverage at 1,20,000 units and 1 lakh. Degree of operating leverage at 1,20,000 units and 1 lakh. And then percentage change in EPS. देखिए, हमें पता है कि ये जो लीवरेजेस के आंसर है ना, ये लेवल स्पेसिफिक है. लेवल स्पेसिफिक का मतलब, अगर मैं 1 लाख यूनिट्स की इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगी, लीवरेज का आंसर अलग आएगा. 1,20,000 की बनाऊंगी, लीवरेज का आंसर अलग आएगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स या पर्टिकुलर लेवल ऑफ ईबीआईटी पर मेजर हो. तो पहली तो रिक्वायरमेंट क्या है कि इनकम स्टेटमेंट बना लो और दोनों के अपने अलग अलग लीवरेज के आंसर दे दो. पहले तो हम ये वाला काम कर लेते. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. वेरी क्विकली लेट्स टेक इट अप. क्या हुआ शालिनी, में थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हो? ठीक है ना? आई एम वंडरिंग कि वैसे इन जनरल जहां पर भी एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपके बीकॉम एग्जाम्स हैं, डू दे हैव एसी फैसिलिटीज इन द क्लासरूम और नॉट? कॉलेजेस वगैरह बस पंखे में देते हो पेपर? पंखे भी ना के बराबर है? पानी की भी फैसिलिटी नहीं है, फीस ही है ये कॉलेज में। फैंस भी नहीं थे गर्मियों में भी? हाँ, तो ये इधर चलता था वहाँ पे टीन है उसके ऊपर ही एंड मैं वंडरिंग कि जैसे सीए स्टूडेंट भी एग्जाम देते हैं, वो बिल्कुल पीक गर्मी का टाइम होता है, 2 से 5. उस टाइम भी नहीं थी। हम्म. पानी की फैसिलिटी नहीं करती है वहाँ पे। हम्म. ठीक है, फिर तो आई थिंक मुझे एटलीस्ट थोड़ा शुक्र मनाना चाहिए कि चाहे हम थोड़े से अंधेरे में बैठे हैं, अनकंफर्टेबल होकर बैठे हैं, एटलीस्ट एसी में बैठे हैं, है ना? गर्मी और भले भी इतनी बच्चे होते हैं क्लास में वहाँ पर। हम्म. चलिए, इनकम स्टेटमेंट में पहले आप रखना 1,20,000 एज पर दी रिक्वायरमेंट. उन्होंने पहले 1,20,000 का मांगा है एंड देन 1 लाख यूनिट्स का. एक ही स्टेटमेंट में हम दोनों कॉलम बना सकते हैं. चलो, सेल्स. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारे पास 12. तो ये मेरे पास आ जाएगी 14,40,000 आई थिंक. और ये आ जाएगी 12 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट. जी, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 8 पर यूनिट. तो ये है 9,60,000 और ये है 8 लाख.
ये आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, 4,80,000 और 4 लाख माइनस किया आपने फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख का। ये आपके पास आ गया ईबीआई की। इंटरेस्ट 10 लाख पर 10%। हाँ जी। टैक्स रेट कितना है? 30%। तो हमारे पास ईएटी आ जाएगा। एंड कोई प्रेफरेंस नहीं है तो अल्टीमेटली यही ईएटी ही हमारा अर्निंग्स फॉर इक्विटी रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करके ईपीएस तक पहुंच जाइए। ईएटी इज 1,26,000 और 70,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो हमारे पास ईपीएस आ जाएगा। जिनके पास ईपीएस आ गया है दे कैन स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ लीवरेजेस। दोनों लीवरेजेस कैलकुलेट करनी है आपने। ईपीएस इज 12.6 in 7। चलो आप लोग कैलकुलेट करो, फाइनेंशियल लीवरेज पहले फिर ऑपरेटिंग लीवरेज। 1.55 या 1.56 ठीक है। अच्छा, एक चीज की ना आदत रखेंगे, जब आप फाइनेंशियल लीवरेज लिख रहे हैं फॉर्मूला में एटलीस्ट यू विल राइट द कंप्लीट फॉर्मूला। हाँ, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, बट अपने पास लिखने की आदत तो डालेंगे तो प्रॉपर फॉर्मूला भी डालेंगे। एक बार ही फॉर्मूला लिख लिया देन वील सी कि हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड है कि नहीं। एनीवे, ऑपरेटिंग इज ऑपरेटिंग 1.71। दूसरे केस में दोनों लीवरेजेस 2 टाइम्स हैं, चेक कर लीजिए। 1.5 क्या है? 1.56 इज फाइनेंशियल लीवरेज 1,20,000 पर। ठीक है, स्क्रीन पर आंसर है, देख सकते हैं। चलो बच्चे, जो इसकी एक अगली रिक्वायरमेंट है उस पर आ जाए। पहली दो रिक्वायरमेंट हो गई, यश आपके पास हो गई। हाँ जी, हाँ जी। 2 टाइम्स। ऑपरेटिंग लीवरेज भी 2 टाइम्स ही है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और 120 की फाइनेंशियल लीवरेज 1.55 है। हाँ, 1.55 या 1.56 चलेगा।
ठीक है। अच्छा, आ जाए थर्ड रिक्वायरमेंट पर। थर्ड रिक्वायरमेंट इज आस्किंग यू फॉर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस चेंज। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। मुझे बताओ ईपीएस में क्या चेंज आया, पहले कितनी थी वो ओरिजिनली? 12.6, अब वो 7 हो गई है। तो व्हाट इज द चेंज? 12.6 माइनस 7, कहाँ से चेंज? 12.6 से। और इसको परसेंटेज में ले जाओ, या 44.44%। 44.44%। ठीक है ना? अगर मैं आपसे बात करूं कि ये ईपीएस गिरी है, ईपीएस के गिरने का सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या कारण है सोचो? यूनिट्स, बेसिकली सेल्स भी ठीक आपने बोला कि चेंज इन सेल्स लेड टू अ बिग चेंज इन ईपीएस। अब थिंग इज, अभी तक हमने जो लीवरेजेस पढ़ी हैं वो चेंज इन सेल्स का इम्पैक्ट किस पर बता रही थी? ऑपरेटिंग लीवरेज चेंज इन सेल्स का इम्पैक्ट बता रही थी सिर्फ और सिर्फ कहां तक? ईबीआईटी तक। और ईपीएस पर जो चेंज हमने पढ़ा वो किसका चेंज पढ़ा है? ईबीआईटी का पढ़ा है। तो बेसिकली हम दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स करके डिस्कस कर सकते हैं, समथिंग कॉल्ड कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज बताती है कि सेल्स के चेंज होने से ईपीएस पर क्या चेंज आएगा। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है परसेंटेज चेंज वाला, वो बनता ही यही है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इस क्वेश्चन में आपके पास परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आपने कैलकुलेट किया 44.44। परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है देखो, आउटपुट की बात कर लो या रेवेन्यू वैल्यू की बात कर लो, 1,20,000 से 1 लाख पर गिर गया, 20,000 से यूनिट गिरे। कहाँ से गिरे? 1,20,000 से। तो ये कितना चेंज है? 16.67 आई थिंक। चेक करना। 1/6 आउटपुट गिरा है ना? 16.6। 16.67। तो एक तरीके से हमारे पास ये आंसर कंबाइंड लीवरेज का कितना आ रहा है? 2.66। 2.66। ठीक है जी। तो परसेंटेज चेंज क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अल्टीमेटली कैन आई से, अगर मेरे को इस चीज को एक्सपैंड करना है, ध्यान से जरा स्क्रीन की तरफ देखेंगे, हमें ऑलरेडी जो परसेंटेज चेंज ईपीएस का पता है वो कहाँ से मालूम है? ईबीआईटी से, राइट? और अगर मेरे डिनोमिनेटर में परसेंटेज चेंज इन सेल्स आता है तो मुझे जो पता है उसके न्यूमरेटर में क्या आता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। कैन वी से हम एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को? राइट है जी। मेरे को ये चीज क्या पता है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज। दैट मीन्स कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। गोइंग बाय दिस, एक बार आप मुझे बताओ, हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज का वो फॉर्मूला क्या था, जो पहला फॉर्मूला होता है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मेरे पास फाइनेंशियल लीवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। अब सोचो दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन। क्लियर हो गया जी? अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करो 1,20,000 से, क्योंकि हमने परसेंटेज चेंज इस क्वेश्चन में 1,20,000 पे अप्लाई किया, तो एक बार ही बताना कितना आ रहा है? कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 480, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं था। ईबीटी या 180 बताना तो। 480 डिवाइडेड बाय 180, 2.67। और वही हमने परसेंटेज चेंज में एस्टैब्लिश कर तो लिया था कि 2.67 ही आ रहा है या 2.66 ही आ रहा है। ठीक है जी। परसेंटेज चेंज और इसमें दोनों में ऐसे टाइम्स में ही आते हैं। टाइम्स में आता है, हाँ जी। ठीक है जी। राइट, तो ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। मेन थिंग इज, अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज समझ में आई हुई है, आपको ऑटोमेटिकली कंबाइंड लीवरेज भी समझ में आई हुई है। लेट्स क्विकली जंप टू कंबाइंड लीवरेज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑन पेज नंबर 4.12। आपके पास फॉर्मूला दोनों गिवन ही है। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, वी नो दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड, या दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। आपने आउटपुट बदल दिया तो ये फॉर्मूला लगाकर आंसर भी बदल जाता है। दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेल्स। और जो चेंज वाली बात है, चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ सेल्स। चेंज इज मेजर्ड फ्रॉम दैट लेवल ऑफ सेल्स फॉर विच फर्स्ट फॉर्मूला इज अप्लाइड।
change is measured from that level of sales for which first formula is applied. ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम एक जगह अपने पास ये समरीज की किसका चेंज किस पर, कोई कंफ्यूजन ना हो तो एक जगह समरी भी प्लॉट करेंगे, मुझे रिमाइंड भी करा देना इसके बारे में। फिलहाल के लिए आप कहीं पर ये भी लिख लो कि कंबाइंड लीवरेज इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। बट बच्चे इस चीज को आप यूज करेंगे एज लास्ट रिजॉर्ट। कहने का मतलब क्वेश्चन अगर आपसे कंबाइंड लीवरेज पूछ रहा है, आप उसका बकायदा अपना फॉर्मूला लगाओ, आप उसका अपना फॉर्मूला लगाओ, शॉर्टकट मत मारो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का मल्टीपल करके। क्योंकि कई बार ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज अपने आप में राउंडेड ऑफ है, हमारे पास तो खिंची हुई आती है कैलकुलेटर में, हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख लेते हैं। और अगर हम ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटेड चीज को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंबाइंड लीवरेज और अप्रोक्सीमेट हो जाती है। इसलिए टू अराइव एट अ समवट एक्यूरेट आंसर हम इसका अपना ओरिजिनल फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, हमने कल भी एक बात की थी कि व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, when there is no preference dividend, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को हम परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या परसेंटेज चेंज इन ईएटी भी बोल सकते हैं। दैट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। इधर भी हमको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस चाहिए होता है न्यूमरेटर में। कई बार कॉन्सेप्ट कंबाइंड लीवरेज का इस्तेमाल होगा, बट वो उधर वैसे बोलते हैं व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन ईबीटी लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये रिमार्क भी एक बार लिख लो, ये दोनों चीजें लिख लो, एक तो ये वाली और एक ये वाली। आगे करना कुछ आयुष, थर्ड बटन जो है ना, सेकंड थर्ड सर फिर इधर भी चल जाएगा, सब जगह फिर उधर एक प्रॉपर लगा लेते हैं, प्रॉपर लगा दो। ठीक है बच्चे, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स। ऑलराइट, अब हमारे सामने प्रॉपर स्क्रीन है। अब मुझे बताओ सोफा समझ में आ रहा था, क्लियर थी चीजें? ऑलराइट, क्विकली। हाँ जी, ये दोनों चीजें लिख ली। इफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज निल तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को हम परसेंटेज चेंज इन ईबीटी भी बोल सकते हैं। और कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ना बच्चे, जैसे हम एनालिसिस करते थे ऑपरेटिंग लीवरेज का फाइनेंशियल लीवरेज का, यहाँ पर भी काइंड ऑफ सेम ही एनालिसिस है। बट अगर मैं बात करूं कि दोनों एलिमेंट्स ही अगर निल है, डीओएल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, अगर ये दोनों एलिमेंट्स ही हमारे पास लो है तो क्या होगा? अल्टीमेटली कंबाइंड लीवरेज भी लो आएगी। नाउ व्हाट इज कंबाइंड लीवरेज रिप्रेजेंट्स? इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल रिस्क या टोटल रिस्क। इसमें बिजनेस रिस्क भी आ जाता है, इसमें फाइनेंशियल रिस्क भी आ जाता है। नाउ व्हाट इज बिजनेस रिस्क? ये रिस्क कि हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कवर हो रही है कि नहीं हो रही। व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क? ये रिस्क कि हमारे पास इंटरेस्ट जैसी ऑब्लिगेशन कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं टोटल रिस्क, राइट? तो अब देखो आप, अगर तो दोनों रिस्क ही लो हैं, मतलब टोटल रिस्क भी लो है, ऐसे केस में बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन लीवरेज नाम के कॉन्सेप्ट का ज्यादा फायदा उठाई गई, ये थोड़ी ज्यादा ही सेफ गेम प्ले कर रही है। कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा बिजनेस को, अदरवाइज कभी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बन नहीं पाएगी। अच्छा, अगर दोनों ही हाई हो गए, दोनों एलिमेंट्स ही हाई हो गए, मतलब ओवरऑल रिस्क जिसे हम कंबाइंड रिस्क भी बोलेंगे या टोटल रिस्क भी बोलेंगे, वो भी हाई हो जाएगा। अब हम बोलते हैं कि कुछ ज्यादा ही डेंजरस सिचुएशन होगी, कुछ ज्यादा ही रिस्क ले लिया। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि दोनों लीवरेजेस में से एक को लो रखा जाए और एक को हाई रखा जाए। अब दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है? दैट कॉम्बिनेशन इन विच ऑपरेटिंग लीवरेज इज लो एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज हाई। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज रखना मतलब एक तरीके से आप डिबेंचर फंड्स का फायदा उठा रहे हो, आप बोरोड फंड्स का फायदा उठा रहे हो, बढ़ चढ़ के रिटर्न किसको मिल रहा है? इक्विटी को मिल रहा है।
राइट। तो हम बोलते हैं कि इवेंचुअली, हमने कल भी डिस्कस किया था, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन वाली बात है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली बात है, हमारा अल्टीमेट शेयर होल्डर खुश होना चाहिए। तो वैसा कुछ करो कि उसको बढ़ चढ़ के फायदा हो रहा हो। राइट है जी। अच्छा, बट अगर हमने ये काम कर लिया, हमने ऑपरेटिंग लीवरेज हाई रख ली, बट हमने फाइनेंशियल लीवरेज को लेकर हमने थोड़ा सा सेफ हो गए, हमने बेसिकली बोरोड फंड्स लिए ही नहीं, इसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन मिलेगी नहीं इक्विटी वालों को, उस केस में इक्विटी वाला इतना खुश में भी नहीं होगा। वी वांट आवर इवेंचुअल इक्विटी शेयर होल्डर टू बी हैप्पी, तो वो शायद फाइनेंशियल लीवरेज को यूज करके हो सकता। ठीक है जी। चलो, अब बच्चे, मेन मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ओवर हो चुके हैं। इसके बाद इस चैप्टर में जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आइए जी, आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11। अ फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर। हमारे पास सेल्स है 100 पर यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, फिक्स्ड कॉस्ट है 10 लाख। It has borrowed rupees 10 lakh at 10% per annum, and its equity share capital is 10 lakh of 100 each. It is in tax bracket of 50%. पहली तीन रिक्वायरमेंट आपसे लीवरेजेस ही मांग रही है, बच्चे क्विकली इनकम स्टेटमेंट बनाओ और लीवरेजेस के आंसर। ओके, मैं भी कंफर्म कर देती हूँ। हाँ जी, मुझे बताया जा रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज 6 टाइम्स आ रही है। ईपीएस 5 है, हाँ जी। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज इज 6 टाइम्स, फाइनेंशियल लीवरेज इज 2 टाइम्स। यहाँ पर तो चलो कंबाइंड लीवरेज डायरेक्टली भी कर सकते हो, बिकॉज कड़क आंसर है 12 टाइम्स का, पॉइंट्स वाली चीज नहीं है। तो जहां पर पॉइंट्स वाली चीज है, बेटर टू गो बाय द फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन एबीटी वाला। हाँ जी, तीनों लीवरेजेस आ गई है। राइट।
नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी। वैसे ये भी रेशियो एनालिसिस में हम पढ़ते हैं, बट रिटर्न ऑन इक्विटी का मैं अगर आपको फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला रहेगा कि सिंपली डिनोमिनेटर में रखोगे कि इक्विटी वालों के फंड्स कितने हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सर्विस। ठीक है। और न्यूमरेटर में आता है कि इनके लिए क्या अर्निंग्स बचती है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी इनटू 100। अब आप ये देखो कि हमारे पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी कितनी है, जो हमारा ईएटी था बेसिकली वही है, कितना, 50,000, 50,000। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, इस क्वेश्चन पे हमारे पास बस शेयर कैपिटल ही है जो है कितनी, 10 लाख है। तो ये हमारे पास आ रहा है 5%। इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ जी, डन। चलो, लास्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ई। If sales increase by 6 lakh, what will be the new EBIT? बताओ जी, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप अगर हाँ जी, पहले तो बताओ कौन सी लीवरेज एप्लीकेबल है, ऑपरेटिंग लीवरेज एप्लीकेबल। आप परसेंटेज चेंज इन सेल्स बताओ मुझे। कह रहे हैं 6 लाख से सेल्स बढ़ रही है, ओरिजिनल सेल वैल्यू कितनी है, 24 लाख, 25%। और आपने मुझे बताया कॉन्सेप्ट लगेगा ऑपरेटिंग लीवरेज का। ऑपरेटिंग लीवरेज का कॉन्सेप्ट कहता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऑपरेटिंग लीवरेज थी आपके पास 6 टाइम्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करोगे और परसेंटेज चेंज इन सेल्स गिवन है कितना, 25। तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आ रहा है 150%। चेक करो, 150%, राइट। तो अब आप रिवाइज ईबीआईटी की वैल्यू निकालो, रिवाइज ईबीआईटी की वैल्यू निकालो। 5 लाख, ओरिजिनल ईबीआईटी मेरे पास कितना था, 2 लाख। ये परसेंटेज चेंज अपवर्ड साइड पर है तो प्लस का साइन लगेगा, 150% से ये चेंज हो रहा है। हाँ जी, 3 लाख से इंक्रीज हो रहा है, मतलब टोटल आंसर 5, टोटल आंसर 5। ठीक हो गया जी। मैम जितना आप उसमें 150% प्लस करोगे। हाँ, जितना ईबीआईटी पहले था अरे 2 लाख तो उसमें 150% ऐड करोगे, 5 लाख। 5 लाख हो गई, यही तो है। 2 लाख प्लस 150%। ठीक है। चलिए बच्चे, बिकॉज नाउ वी हैव प्रॉपर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ अस, तो जो समरी हमने नेक्स्ट क्लास में लिखनी थी अब हम फिलहाल लिख सकते हैं उसमें। ये देखना है कि कहाँ पर लिख सकते हैं, डू वी हैव एनी स्पेस इन बुक और नॉट। स्क्रीन हटा देंगे। हाँ। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर इफ वी हैव एनी स्पेस अवेलेबल करने पर। फिर भी यार राशि होता है 5। 4.5 पर ऑपरेटिंग रिलेशन। लैंग्वेज के बाद, ठीक है, चलो वो कंसिडर कर लेते हैं अगर कुछ ना मिला। अदरवाइज ऑन पेज नंबर 4.21 है इतनी स्पेस, हो जाएगा फिर छोटा छोटा लिखकर हो सकता है। ऑन पेज नंबर 4.21 अ वेरी क्विक समरी, आप क्या करेंगे, अपने इस स्पेस को 3 वर्टिकल सेक्शंस में डिवाइड करोगे। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, और हाँ जी, बिल्कुल लास्ट में, हाँ। ये ईपीक्यू के बाद है क्या, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पेज कह रहे हो। हाँ जी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद है, मतलब हाँ ठीक है, जो वहाँ पे लिख सकती हूँ।
हाँ जी, पहले तो आप इनका बेसिक बेसिक फॉर्मूला लिखो। ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। फिर फाइनेंशियल लीवरेज का ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। और कंबाइंड लीवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज चेंज वाला, ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिर फाइनेंशियल लीवरेज में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और कंबाइंड लीवरेज में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो बेसिकली अब इसके बाद जब भी कोई भी क्वेश्चन सामने आए, आपके टिप्स पे रहना चाहिए कि कौन सी लीवरेज एप्लीकेबल है। परसेंटेज चेंज वाले को लेकर स्पेशली आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, समरी में अगर हम लिख रहे हैं तो हम ये बात, अगर आपके पास स्पेस है तो रिकॉल करते हुए, इन दोनों लीवरेजेस के लिए एप्लीकेबल है दैट इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी भी हो सकता है। ठीक है। और इन जनरल कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। तो एक तरीके से सारा कॉन्सेप्ट एक जगह हो। चलो, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। हाँ जी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हो गया सर के पास। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12। जी। Betatronics Limited has the following balance sheet and income statement information। हमारे पास बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल, डेट है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, करंट लाइबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया। दीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड 60,000 एज डेप्रिसिएशन। हमारे पास ईबीआईटी आ गया, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करके ईबीटी, देन टैक्स माइनस करके ईएटी। Determine the degree of operating, financial and combined leverage at current sales level if all operating expense अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। मत कहने का मतलब डेप्रिसिएशन इज द ओनली फिक्स कॉस्ट, जैसा आज हमने क्वेश्चन में assumption भी ली थी। राइट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर 1,20,000 में से है और इसमें से डेप्रिसिएशन 7,000 है, मतलब बाकी का 60,000 क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। बस आपको इनकम स्टेटमेंट पूरी पूरी नहीं बनानी। मे बी आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके ईबीआईटी तक, इतनी तक इनकम स्टेटमेंट बना लो, बिकॉज ईबीआईटी ऑनवर्ड्स तो ऑलरेडी गिवन नहीं है आपको। एंड देन प्लीज आंसर ऑल दीज थ्री लीवरेजेस। चलो जी, काम करके बताओ प्लीज।
हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.27, बिल्कुल ठीक है। 1.3। फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.38, ठीक है। 1.7। कंबाइंड लीवरेज इज 1.75। ठीक है जी, ये तीनों लीवरेजेस के आंसर आ गए। फाइनेंशियल लीवरेज इज 1.375, उसको 1.38 भी बोल सकते हो वैसे तो। 1.375 एग्जैक्ट था, कड़क आंसर है, तो 1.375 भी लेकर जा सकते हो उसमें। 1.375, पर कंबाइंड लीवरेज भी एग्जैक्ट आंसर है 1.75। ठीक है। 1.746। आपने मल्टीप्लाई किया क्या? मल्टीप्लाई लास्ट रिजॉर्ट में करना है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग सकता था, लग सकता था कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन यूनिटी, वो बेटर है, इट विल इंश्योर बेटर एक्यूरेसी। हाँ जी राज, चलो अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखिए। इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट सेम लेवल बट सेल्स पहले तो इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। व्हाट विल बी द ईपीएस एट न्यू सेल्स लेवल? मुझे बताओ, सेल्स के चेंज होने से ईपीएस चेंज हो, कौन सी लीवरेज एप्लीकेबल? कंबाइंड लीवरेज, हमको यहाँ पर कंबाइंड लीवरेज बताना है। अच्छा, इसके लिए पहले आप ओरिजिनल ईपीएस भी पता कर लो, हमने पता नहीं किया होगा। फर्स्ट यू कैलकुलेट ओरिजिनल ईपीएस। हाँ जी, आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी है 1,04,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 80,000, तो कितना आ रहा है? 1.3 एग्जैक्ट। यस। ठीक है, अब आप अप्लाई करोगे कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट। कंबाइंड लीवरेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अच्छा, परसेंटेज चेंज, चेंज वर्ड लिखा है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा। इन बोथ ऑफ दी रिक्वायरमेंट्स वो चेंज 20% है। कंबाइंड लीवरेज हमारे पास 1.75 है, आपके पास परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ जाएगा कितना? आई थिंक 35%। ठीक है, फिर आप बताओगे प्रॉपर अब इंक्रीज डिक्रीज वाले एंगल से, दैट इफ सेल्स इंक्रीज बाय 20% ईपीएस विल increase by 35%. Hence, revised EPS is, इन्होंने ये पूछा है ईपीएस कितना होगा। ओरिजिनल था हमारे पास 1.3, इसको 35% से बढ़ा दीजिए। 1.7। ओके, एंड देन सेकंड, if sales decrease by 20%, EPS will decrease by 35%. Hence, revised EPS will be 1.3 minus 35% of 1.3. 0.455। 0.8 समथिंग है। 8.4। वो 0.455 तो चेंज होगा, हाँ। है ना? फाइनल आंसर इज 0.845। चलो, ये क्वेश्चन भी डन हो गया, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन था ये।
हाँ जी, डन। चलो, अब जिनका हो गया है वो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की रीडिंग लेना बेटा। रीडिंग, ओनली रीडिंग। देखना जरा कुछ आ रहा है पहचान। बस हाँ, जैसे करेंगे। जैसे हमने कल किया था। अब ऐसा है, उसे क्वेश्चन में हमारे पास कितनी फिक्स कॉस्ट है? ऑपरेटिंग वाली दो, तो मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज भी आएंगी दो। अच्छा, मतलब ईबीआईटी में दो अलग अलग आ रहे होंगे, और ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होने वाला भी दो दो है। मतलब कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए ईबीटी आने के? चार। तो हमारे पास बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज भी आ रही होंगी चार। ठीक है। एंड इधर कंबाइंड लीवरेज भी चार ही आ रहे होंगे बेटे। ये आप नोटबुक में करके, जैसे कल हमने अपने इनकम स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के लिखा था। पहले हम लेकर गए थे दो कॉलम से, आई थिंक सेल से लेकर ईबीआईटी तक, फिर एक्सटेंशन पे ईबीआईटी ऑनवर्ड्स आगे ईबीटी तक लेकर गए थे। तो आप देखेंगे कंबाइंड लीवरेज के पॉसिबल आंसर्स भी चार ही आएंगे। इसे होमवर्क में कर लाइए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये हमने अभी करना है, क्वेश्चन नंबर 14। A company had the following balance sheet as on 31st March। बैलेंस शीट में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसके बाद 15% डिबेंचर्स है, करंट लाइबिलिटीज है, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ये क्या होता है? ये बताता है वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है। वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, ये भी आप रेशो एनालिसिस में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। और फिर है आपके पास इनकम टैक्स रेट। कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट ईपीएस एंड देन तीनों लीवरेजेस। पॉइंट इज हमको अल्टीमेटली इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या रहेगा? सेल्स। अब सेल्स डायरेक्टली ना देकर आपको बोल रहे हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो से निकालो, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स अबाउट टोटल एसेट्स। मेरे पास ये टर्नओवर रेशियो अगर 2.5 है और मेरे पास टोटल एसेट्स कितना है 20 करोड़, तो मेरे पास सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 15 करोड़। और एक बार सेल्स आ गई उसके बाद नॉर्मली हमारी इनकम स्टेटमेंट चल पड़ेगी। चलो जी, मैं आपको ये प्रॉपर वर्किंग में लिखवा देती हूँ एटलीस्ट सेल्स की कैलकुलेशन। हाँ जी, आपने लिखा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो इज नथिंग बट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। ये टर्नओवर रेशो आपको 2.5 टाइम्स बताई जा रही है। तो आपके पास सेल वैल्यू आ गई ₹50 करोड़। चलिए बेटा स्टार्ट कर दीजिए इनकम स्टेटमेंट, ईपीएस तक इसे ले जाइएगा। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि वो सेल्स का कितना परसेंट। तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी 65% ऑफ सेल्स।
ईपीएस इज 16.8। हाँ जी। हाँ जी, सभी के पास ईपीएस आ गया 16.8। अच्छा, ध्यान से देखिए बच्चे, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट पूछा है। अगर मैं बात करूं ईपीएस की, कि ईपीएस आ गया 16.8, कमेंट क्या देना है? एक्सक्यूज मी, बस डेफिनेशन। व्हाट डज ईपीएस डिनोट? आप मेरे साथ साथ इसे लिख लीजिए। एक्सक्यूज, लिखिए। इट इंडिकेट्स, it indicates the amount that equity shareholder earns per share, full stop. It can be used as basis by investor while valuing the share and making investment decision. It can also be used for comparing business performance with other firms. ठीक है, जस्ट अपने लेवल पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पर। अब आप आगे की रिक्वायरमेंट में लीवरेज कैलकुलेट करो, उनके ऊपर भी कमेंट देना हमने। ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करो। 1.96। हाँ जी, ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके 1.296 टाइम्स आ रहा है। चेक कर लीजिए सब लोग। नहीं आ रहा है यश आंसर? कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना है? कंट्रीब्यूशन है बस 17.86। हाँ जी, और ईबीआईटी आपके पास कितना है? 13.5 है। चेक करो। 11। ऑपरेटिंग लीवरेज का कमेंट दीजिए। इट इंडिकेट्स impact on EBIT due to changes in sales। बस। चलो, नेक्स्ट लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करके बताओ। 1.145 जी। 1.125 टाइम्स। ईपीएस 18.6 आ रहा था। ईपीएस 16.8। एक बार इनकम स्टेटमेंट मैच कर लो। ईबीटी 13.35। यही, आपके पास ईबीआईटी कितना आ रहा है? 13.5। 13.5। इंटरेस्ट आपने वहां से माइनस करवाया 1.5। प्लस तो वो मेंशन करते हैं जैसे ठीक है मैंने नोट पे लिखा है। हाँ जी, फाइनेंशियल लीवरेज का कमेंट लिख लीजिए। इट इंडिकेट्स इम्पैक्ट ऑन ईपीएस। इट इंडिकेट्स
इम्पैक्ट ऑन ईपीएस ड्यू टू चेंजेस इन, किसमें चेंजेस? ईबीए। चलिए, कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज। 1.458। 1.458 टाइम्स, और इसका कमेंट, इट इंडिकेट्स impact on EPS due to changes in sales। ठीक है जी, यस करेक्ट कर लिया सारा कुछ? हाँ जी। हो गया, ठीक है। हाँ जी, प्लीज स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15। इसे रीड कीजिए, ट्राई कीजिए अपने लेवल पर, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। चेंज इन ईपीएस किससे, कहाँ से चेंज है, तो किस चीज का चेंज है? सेल्स बढ़ जाए। सेल्स। तो मतलब कौन सी लीवरेज एप्लीकेबल है? कंबाइंड लीवरेज एप्लीकेबल है, तो यू नीड टू कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज फर्स्ट बाय फर्स्ट फॉर्मूला। तो एक बार सोचो वो फर्स्ट फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा, व्हाट इज द गिवन फिगर टू यू, इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो कैसे बनेगी, सोचो एक बार। ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड बैक करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, बिल्कुल ठीक बताया। बट व्हाई डू वी नीड वेरिएबल कॉस्ट? एक बार कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या होता है। न्यूमरेटर में हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन, डिनोमिनेटर में ईबीटी माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब वी कैन सेफली अज्यूम कि यहाँ पर क्वेश्चन बता नहीं रहा तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं होगा। क्या बच गया? ईबीटी, वो गिवन है हमें। सो ऑल आई नीड इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे आ सकती है? ईबीआईटी में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एड बैक कर दो। Contribution minus fixed cost is EBIT. That means contribution is EBIT plus fixed cost. 2.36 जी। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन आपके पास कितनी आ रही है वैल्यू? 33,07,500। 33 लाख। 7 ये हाँ जी। ठीक है। ईबीटी आपके पास है 14 लाख। तो यानी 2.3625 टाइम्स इफ पॉसिबल। इसे एक्सटेंडेड ही रखेंगे, स्पेशली इसने आगे यूज होना है तो इसके फॉर बेटर एक्यूरेसी एटलीस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो वैसे ही हम लेकर जाते हैं अगर कोई पॉइंट्स वाली चीज है। ये तो खैर कड़क फिगर थी, इतना ही रखे, इसे 2.36 मत बोल देना, ठीक है। और अब कंबाइंड लीवरेज का परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, हाँ जी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो फाइनली हमारे पास परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ रहा है 23.625%। खैर हमारे पास ईपीएस की कोई ओरिजिनल फिगर नहीं है तो हम कोई रिवाइज भी नहीं बता पाएंगे, बस यहाँ तक की काम हमारा हो जाए। सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे होमवर्क में मार्क कर लीजिए। समझ रही है बात नहीं?
ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 17 करके बताएंगे। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, ईएटी पूछ रहे हैं, आपके पास ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, कंबाइंड लीवरेज गिवन है। कैसे निकाला शायद भी ये बताना। कनेक्शन में कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके बाद कनेक्शन भी सॉल्व करना है। देखो इधर, जैसे प्रोडक्शन लेवल दे रखा हो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो कंट्रीब्यूशन आ गई कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है ये। 75। फिर इसको ऑपरेटिंग लीवरेज वाले फॉर्मूला में लगा दिया, उससे मेरी ईबीआईटी आ गई 62,500। ठीक है, और सेम ऐसे क्या, कंबाइंड लीवरेज वाले फॉर्मूला में, तो उससे ईबीटी आ गई 31,250। बच्चे एक बार चेक करो, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला लगा रहे हो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, राइट, ये फॉर्मूला लगा रहे हो। कंबाइंड लीवरेज आपके पास 24 है, कंट्रीब्यूशन 3,75,000 है, ईबीटी वेरीफाई करो, यही आ रही है। 15625। अच्छा एक चीज बताओ शालिनी, जब कंबाइंड लीवरेज से ईबीटी आ रहा है, राइट, मुझे क्या चाहिए, ईएटी, तो इसमें से टैक्स माइनस करेंगे। हम ये कष्ट ही क्यों कर रहे हैं कि हम बीच में ऑपरेटिंग लीवरेज यूज करके ईबीआईटी भी निकाल लें, बिना उसके भी हमारा काम चली गया। इनकम स्टेटमेंट तक बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हमें, क्योंकि सीधा कंबाइंड लीवरेज का इस्तेमाल करो और ईबीटी डायरेक्टली आ जाएगा, और ईएटी विल बी ईबीटी माइनस टैक्स, यानी कि 15,625 माइनस 30%, 109। ठीक है, अगर आप ये काम करना चाहते हो, आई थिंक यश आप ऐसे करो कि पहले आपने ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल करके 62,500 निकाला, फिर आपने फाइनेंशियल लीवरेज एस्टेब्लिश किया हुआ है दैट दैट इज इक्वल टू 4, फिर आप फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल करके बाय ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तब भी यू विल अराइव एट सेम वैल्यू ऑफ ईबीटी। वो एक लंबा तरीका है बट नेवरदलेस सही तरीका वो भी है। तो क्या किया है बस, हाँ, स्ट्राइक करने पे है।
स्ट्राइक कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। सिमिलर टू दिस यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, होमवर्क में ले जाइए उसे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 पेंडिंग रहेगा क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो मैंने आपको बताया। तो ये तो बाद में ही होगा, बहुत क्लासेस के बाद, अभी ये पेंडिंग ही रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट सीक्वेंस में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। एक बार रीडिंग लेना इसकी प्लीज। क्वेश्चन काफी सिंपल है। इट इज जस्ट दैट बच्चा ये लैंग्वेज में गड़बड़ करता है। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन में हमको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन होती है, तो हम क्या बोलते हैं, सेल्स में से वो परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आता है। यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 150% में वेरिएबल कॉस्ट, ये गलती हो जाती है। जबकि क्वेश्चन 150% को वेरिएबल कॉस्ट रेशियो नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहा है, सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट का 150% है, नॉट दी अदर वे अराउंड कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 150% है। सोचो, अगर आपके पास सेल्स है 60 लाख की और ये वेरिएबल कॉस्ट का 150% है, देन व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? 40 है। बिल्कुल 40 लाख। बस ये ध्यान रखना है, अदरवाइज नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनेगी, नॉर्मल लीवरेज का आंसर आएगा, इसे ले जाइए। 21 अभी नहीं, बेसिकली हम वेटिंग फॉर अदर पीपल की वो सामने लोग हों, तो अच्छे वाले क्वेश्चंस हम उनके सामने ही करना चाहते हैं। सो 21 इज पोस्टपोन टू नेक्स्ट क्लास, 22 इज ऑल्सो पोस्टपोन टू नेक्स्ट क्लास। 23 पर आ जाओ मुझे, 23। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है, मे 2018 में आया हुआ है, 5 मार्क्स का, देखो जरा। सेल्स वैल्यू गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, कंबाइंड लीवरेज, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट एंड पीवी रेशो। शुरू कर दो इसे, वट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज उसके हिसाब से शुरू कर दीजिए। फाइनेंशियल लीवरेज 1.8, यहाँ पर यू विल यूज द रिलेशनशिप दैट कंबाइंड लीवरेज इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो यहाँ से फाइनेंशियल लीवरेज हमारे पास 1.8 टाइम्स आ रही है। अब सोचो आगे का काम कैसे करोगे। और 20 - बिल्कुल फाइनेंशियल लीवरेज आ गई। फाइनेंशियल लीवरेज का इस्तेमाल करोगे, इट विल बी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीटी को हम ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट भी तो बोल सकते हैं। तो 1.8 इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना है, 10 लाख का। तो यहां से आप ईबीआईटी की वैल्यू पता कर लीजिए। ईबीआईटी की वैल्यू 2.5 है। 22.5 है। 18 लाख को भी 0.8 से डिवाइड करोगे, एक बार कैलकुलेशन की वजह से देखो। ये 1.8 ईबीआईटी माइनस 18 लाख हो गया, इज इक्वल टू ईबीआईटी, है ना। तो ईबीआईटी की वैल्यू आ रही है 22,50,000। अल्टीमेटली क्वेश्चन ने हमसे फिक्स्ड कॉस्ट पूछा जी, तो अब क्या करेंगे।
नहीं नहीं, वो ईबीआईटी की वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे, फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, फिर दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो फिक्स कॉस्ट। बिल्कुल ऑपरेटिंग लीवरेज की कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। नाउ यू हैव ईबीआईटी अवेलेबल, तो कंट्रीब्यूशन आ गई। 4.5 फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹4,50,000। कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ रही है 27 लाख। सभी के पास आ गई। एंड नाउ यू विल कैलकुलेट पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? Contribution upon sales into 100. You have contribution available with you 27 lakh. You have sales available with you 100 lakh. तो पीवी रेशियो कितनी आ गई? 27%। टेक योर ओन टाइम टू कंप्लीट दी वर्किंग्स, कोई जल्दबाजी नहीं है। पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट बता देते हैं अभिनव अभी। एक सेकेंड दीजिए। आपके पास कंफर्म कीजिए, ईबीआईटी ₹22,50,000 आया हुआ है अभिनव? ऑपरेटिंग लीवरेज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ रही है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गई 27 लाख। और फिर एज पर इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट याद कीजिए, या यहाँ पर ऐसे एज स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो, आपके पास ईबीआईटी आ जाता है। नाउ कंट्रीब्यूशन इज 27 लाख, ईबीआईटी इज 22,50,000। बैलेंसिंग फिगर विल बी फिक्स्ड कॉस्ट, hence fixed cost is arriving to be 4,50,000। देख लीजिए, क्लियर हो गया क्या? ठीक है, ऋतु प्लीज कंफर्म क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, परफेक्ट। पीवी रेशियो सभी के पास आ गई थी 27%। ऑन दैट क्वेश्चन ओवर। 24th अभी नहीं, 25th होमवर्क में जाएगा, एक बार इसे पढ़ के देखना प्लीज। यू आर गिवन दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 5 फर्म्स ऑफ सेम इंडस्ट्री। आपके पास पांचों फर्म्स के लिए चेंज इन रेवेन्यू परसेंटेज, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज, चेंज इन ईपीएस परसेंटेज बताया है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बतानी है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए? ईबीआईटी ईबीआईटी कौन सा? ईबीआईटी अपॉन सेल्स। ऑपरेटिंग इनकम ईबीआईटी का ही तो दूसरा नाम है, तो परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू करके आ जाएगा। कंबाइंड लीवरेज के लिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। सिंपल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, होमवर्क में ले जाइए। 26 अभी नहीं, 27 अभी नहीं, बच्चे 28 मुझे अभी करके बताना। 24 होंगे, नहीं ना, मैं होमवर्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास कंफर्म करवा रही हूँ। 28 आपने मुझे अभी करके बताना है।
following are the selected financial information of A Limited and B Limited for the year ended March 31। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, इंटरेस्ट है, ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, टैक्स रेट है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ईबीआईटी, सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट। बेसिकली आप एक इनकम स्टेटमेंट खींच लो, इनकम स्टेटमेंट बेटर रहेगा बनाना। इनकम स्टेटमेंट से ये तीनों चीजें निकल कर आ जाएगी। फिलहाल बनाइए। इनकम स्टेटमेंट का ब्लैंक फॉर्मेट तैयार करके वर्किंग नोट्स में काम शुरू कीजिए। ये 30,000। ईबीआईटी 30,000 किसका बता रहे हैं यश? ए का। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ अभी। लेकिन ये बीस का ये जी। 30,000 लोग टू गए। ए का ईबीआईटी है 30,000। नहीं आ रहा 30? शालिनी आपके पास नहीं आ रहा? मैं करवा देती हूँ। देखिए, आप सबसे पहले वर्किंग नोट में कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज का। एंड फाइनेंशियल लीवरेज इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी है, रेफरेंस नहीं है। ईबीटी को भी हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। कंपनी ए की फिगर में फाइनेंशियल लीवरेज है 3, ईबीआईटी मालूम नहीं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 20,000। सो थ्राइस ईबीआईटी minus 60,000 is equal to EBIT. Twice EBIT is equal to 60,000, hence EBIT is equal to 30,000। आ गया? ठीक है। सिमिलरली ये काम जब आप कंपनी बी के लिए करेंगे, कंपनी बी का EBIT जो है वो 2 लाख रुपीज आ। हाँ जी, अब ऑपरेटिंग लीकेज का इस्तेमाल करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन 1,50,000 और कंट्रीब्यूशन 4 लाख, बिल्कुल ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एज बैलेंसिंग फिगर हमें आइडेंटिफाई हो रहा है 1,20,000 और 2 लाख। ठीक है। और अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का इस्तेमाल करके सेल्स तक पहुंच जाएंगे। इफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60% कंपनी ए में, तो कंट्रीब्यूशन इज 40%। तो सेल्स वैल्यू
प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे इस चीज का भी। कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है बता दीजिएगा। मैंने वर्किंग नोट्स चाहे नहीं बनाई है, बट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉपर सोल्यूशन रख देंगे स्क्रीन पर। एक बार वर्किंग नोट्स की बता देते हैं। आप ये देखिए, कंपनी ए की बात कर रहे हैं। आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी बता रही है कंपनी में? 16%। किसका 16%? सेल्स का। इफ वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स, हम ये बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इज 40% ऑफ सेल्स, राइट। अब मेरे पास कंपनी ए में कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है? 1,50,000, और ये सेल्स का 40% है, तो सेल्स कितनी हो जाएगी? 3,75,000। ठीक है। सिमिलरली कंपनी बी में ये 1 लाख आ जाए। चलिए, सो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। इनकम स्टेटमेंट में जो जो चीजें इन्होंने पूछी थी, ईबीआईटी पूछा था, वी हैव मार्क्ड इट एज रिक्वायरमेंट 1। सेल्स को मार्क कर लीजिए रिक्वायरमेंट 2, और फिक्स कॉस्ट को मार्क कर लीजिए रिक्वायरमेंट 3, कि हमको इनकम स्टेटमेंट में ये चीजें मिल चुकी हैं। ठीक। चलो, अब इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विद रीजंस बेस्ड ऑन लीवरेजेस। हमको लीवरेजेस ऑलरेडी कैलकुलेट करके दी हुई है। इफ वी टेक अ लुक टुवर्ड्स कंपनी बी, इट इज लेस रिस्की एज कंपेयर टू कंपनी ए। दोनों लीवरेजेस कंपनी ए में ज्यादा हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी बी जो है वो बेटर प्लेस्ड है। बेटर प्लेस्ड मतलब थोड़ी सी सेफ है। हम ये भी नहीं कह रहे बहुत ज्यादा सेफ हो गया, इज इक्वल टू 1 भी तो नहीं है ना। 1 तो ये होता है कि फिर तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कर रहे हैं, बट रिस्क एज कंपेयर टू ए थोड़ा सा कम है, बेटर है। तो हम ये बोलेंगे कंपनी बी इज बेटर प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड टोटल रिस्क, बिकॉज लीवरेजेस इन कंपनी बी leverages in company B are lower than that of company C, are lower than that of company A। आप चाहो तो यहाँ पर बता सकते हो कि कंपनी ए और बी में कंबाइंड लीवरेज कितनी है। ए में 5 into 3, 15 टाइम्स। बी में 2 into 4 टाइम्स। तो आप ये देखो कि ए का कंबाइंड रिस्क है, जिसे हम टोटल रिस्क बोलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा सिवियर है। कंपनी बी का थोड़ा उसके कंपैरिजन में मॉडरेट है। तो आप ये कैलकुलेट करके बता सकते हो कि टोटल रिस्क विल ऑल्सो बी लोअर इन कंपनी बी। ठीक है जी, बस ये काम करना था। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 28। हम आज क्लास में और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट आई विल टेक अ लुक अगर कोई और होमवर्क पॉसिबल है कि नहीं। I think question number 30 will be possible in your homework. Again, it is similar to one question we had discussed yesterday. आज इसके जैसा एक होमवर्क में पहले भी जा ही चुका है। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 30। Situation 3 के वन इसलिए चाहिए सिचुएशन 3 9,000 मिसप्रिंट है। मतलब लाइन आप सभी के पास 9,000 9,000 नहीं दिख रहा है, पर मैम ये सिचुएशन 2 ही लिखा हुआ है इसमें, 3 नहीं। मिसप्रिंट कैसे होगा? ठीक है, ये चेक कर लीजिए, स्क्रीन से चेक कर लीजिए। आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग है। मुझे बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन की कॉमन वैल्यू भी है
जस्ट बिकॉज फिक्स कॉस्ट 3-3 हो गए, मतलब ईबीआईटी 3-3 होगा, कहने का मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज भी 3 है। अच्छा, इंटरेस्ट के ऑप्शंस कितने हैं तो, बट ईबीआईटी अपने आप में 3 चल रहा था, तो 3 इंटू तो ईबीटी कितने आएंगे 6, तो मतलब फाइनेंशियल लीवरेज भी 6 आएंगे, और कंबाइंड लीवरेज भी 6 आएंगे। बेसिकली इफ यू टेक एंड लुक एट द रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन आपसे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल तो डायरेक्टली पूछ रहा है, वो कंबाइंड को लेकर क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, फाइंड आउट द कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल विच गिव द हाईएस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। कॉम्बिनेशन मतलब आपको कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करनी है, देन आइडेंटिफाई करना है किधर वो कंबाइंड लीवरेज हाईएस्ट है और किधर लीस्ट है। तो ये वाली डिस्कशन भी करा देंगे, एटलीस्ट आप अपने लेवल पर ये सारी लीवरेजेस कैलकुलेट करके आइएगा। 30 भी आपके होमवर्क में है, ठीक है। और होमवर्क चाहिए? नो। क्यों नो? खास तो दिया मैंने मैंने अगर, चलो एक बार अभी तक हम होमवर्क रिकैप करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। We started today's class from question number I think 6, 5th 6th डन है, 7th 8th, यश आप याद रखना आपका 7th पेंडिंग है, ठीक है। 8th 9th का डन था, आज 10th डन हो गया, उसके बाद 11th 12th डन है। 13th आपके होमवर्क में है एक तो, 13th के बाद 16th होमवर्क में है, फिर 18th होमवर्क में है, फिर 20th होमवर्क में है, फिर उसके बाद 25 होमवर्क में है, और फिर अभी चला गया 30। एक और ले जाओ, मैं बताती हूँ कौन सा, खत्म हो गया ना काम। क्वेश्चन नंबर 33, मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग लेंगे। Company P and Q are having same earning before tax. However, the margin of safety of company P is 0.2 and for company Q is 1.25 times than that of company P. बच्चे अगर मैं यहाँ पर समरी में P और Q के कॉलम बनाऊं, ये कह रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका 0.2 है, और Q का कह रहे हैं 0.2 का भी 1.25 टाइम्स है, तो बताना तो 0.2 इंटू 1.25 टाइम्स कितना हुआ? 0.25। भला हमें ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज, ये आ जाएगी 5 टाइम्स और ये आ जाएगी 4 टाइम्स। बात समझ में आई है जी? ठीक। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ कंपनी पी, इंटरेस्ट इसका 1.5 लाख है, और कह रहे हैं फॉर कंपनी क्यू इट इज 1/3 लेस देन दैट ऑफ कंपनी पी। 1.5 लाख का 1/3 लेस कर दो, 50,000 कम कर दो, ये बचा कितना? 1 लाख। ठीक होगी ये चीज भी। उसके बाद फर्दर फाइनेंशियल लीवरेज फॉर कंपनी पी इज 4 एंड फॉर कंपनी क्यू इज 75%। 4 का 75%, जी। फाइनेंशियल लीवरेज कंपनी क्यू की 3। आपके बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है जो मतलब की है, और पीवी रेशियो टैक्स रेट गिवन है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ये तो, जैसा करते हैं होमवर्क में ये भी ले जो। तो बेसिकली ये समरी लिखकर इसको रिकैप कर लेना, ऐसा अगर अभी नोट करना चाहते हो अभी कर लो, कर लिया बस। आई थिंक इसके बाद और कोई होमवर्क नहीं है, छोटा सा ही होमवर्क आपको दिया है, मंडे तक कर लीजिएगा इसे। क्लास चल रहा है मंडे का। कल है, सनी बोला क्या? नहीं, वो कह रही थी डिस्कस कर रही कि मंडे शायद मैनेजमेंट। ओके, इट्स माय बर्थडे ऑन मंडे, बट मैं क्लास लगाने को तैयार हूँ। मेरे को कल नहीं लगानी। हाँ बट शायद वही कि सब बोल रहे थे कि फिर मंडे को भी इनका सिक्स सेमेस्टर का पेपर है ना, हाँ, तो फिर एक क्लास थोड़ा स्लो होगा, तो सैटरडे को भी संडे हमारे तो हमारी सारी क्लासेस लग जाएंगी। और फिर मंडे को ऑफ करेंगे। हाँ फिर मंडे को ऑफ। चलो मैं अभी ऑफिस में डिस्कस कर लेती हूँ, अदरवाइज मेरे को बर्थडे बर्थडे का कुछ नहीं है मैं, ठीक है। चलो, अदरवाइज कल भी अगर क्लास का होमवर्क कर लाइएगा, इतना ज्यादा होमवर्क नहीं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।